हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्वेश्चन पेपर जो कि है बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका कोड है BBYCT 133। ये हमारा पेपर आया था दिसंबर 2023 सेशन में। इसका टाइटल है प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी इसका टाइटल है। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी और इनके आंसर्स भी समझाऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है सभी स्टूडेंट के लिए, इसको पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें क्या बताया गया है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। आपको इसमें 7-8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 7-8 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जहाँ भी आपको लगे कि डायग्राम बनाना ज़रूरी है वहाँ पे आप वेल लेबल डायग्राम बनाइएगा। कोई कंपलसरी नहीं है, बट जहाँ आपको लगे कि ज़रूरी है वहीं पे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है वो सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करने हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद भी, और उनमें भी आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे कि कितने करने हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऑप्शन मिलेगा कि आपको 1 में कितने करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग्स। इसमें आपको 7 टर्म्स देख रखी है, उनमें से सिर्फ आपको 5 टर्म्स के ऊपर डेफिनेशन लिखनी है। 5 टर्म्स की डेफिनेशन लिखनी है, ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ उनकी डेफिनेशन लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म क्या दे रखी है, प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है उसको डिफाइन करिए। आंसर देख लेते हैं। Predation, a biological interaction where one organism hunt and kill another organism for food. Predation एक biological interaction है जहाँ पे एक organism दूसरे organism को अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए किल करता है और उनको खा जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी हैं, कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं ह्यूमंस के अंदर। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं, चिकन को खाते हैं, मुर्गों को हंट करते हैं, उनको किल करके उनको खाते हैं, तो अपने फूड की तरह उनको यूज़ कर रहे हैं। तो वही प्रीडेशन कहलाता है। प्रीडेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता है अपने खाने के लिए, ठीक है। दिस इंटरेक्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये जो इंटरेक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस बना रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुई। सेकंड है इकोटोन। इकोटोन क्या है उसको डिफाइन कीजिए। इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 डिफरेंट इकोसिस्टम। 2 डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में एक जोन होती है जिसको ट्रांजिशन जोन बोला जाता है, वही इकोटोन है। इट इज़ एन एरिया वेयर वी कैन फाइंड अ मिक्स ऑफ स्पीशीज वेयर फ्रॉम बोथ इकोसिस्टम। जैसे कि 2 इकोसिस्टम है, 2 इकोसिस्टम के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है, जिस जोन को इकोटोन बोला जाता है। उस जोन के अंदर क्या होगा, जो 2 इकोसिस्टम के बीच में ये जोन है, तो दोनों इकोसिस्टम के मिक्सचर स्पीशीज़ मिलेगी, मिक्स स्पीशीज़ मिलेगी। मतलब इस साइड के इकोसिस्टम की भी स्पीशीज़ यहाँ पे मिलेगी और इस साइड के इकोसिस्टम की भी स्पीशीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये इकोटोन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को डिफाइन करना है। ट्रॉफिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन और फूड वेब। ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल पोजीशन है ऑर्गेनिज्म की कि वो फूड चेन में और फूड वेब में कहाँ लाई करता है, किस जगह पे, किस पोजीशन पे उसकी पोजीशन आती है, उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म की। द हाइयर द ट्रॉफिक लेवल द फ्यूअर ऑर्गेनिज्म देयर आर एट द लेवल। अगर ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा होगी, हाइयर होगी, तो उस जगह पर कम से कम ऑर्गेनिज्म उस लेवल पे पाए जाएंगे, ठीक है। फोर्थ है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को डिफाइन कीजिए। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एक मेथड है जिससे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, कि उसमें कैसे कैसे कैरेक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन होगा, उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। उनमें कैरेक्टर्स क्या क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजी कैसी है, फिजियोलॉजी कैसी है और बिहेवियर कैसा है। उनके बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को देखकर जिसका क्लासिफिकेशन होगा जिस भी ऑर्गेनिज्म का, उसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में काउंट करेंगे। फिफ्थ है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा को डिफाइन कीजिए। फ्लोरा रेफर्स टू ऑल द प्लांट स्पीशीज इन द पर्टिकुलर रीजन और एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में या एक पर्टिकुलर रीजन में, ये पर्टिकुलर रीजन है,
ये इकोसिस्टम है, इस पर्टिकुलर रीजन में जितने टाइप के प्लांट्स होंगे, प्लांट स्पीशीज़ होंगी, उसको फ्लोरा बोला जाता है। तो हमें इसमें सिर्फ 5 डेफिनेशन लिखनी थी, तो 5 आपको समझ आ गई होंगी, बट जितनी आगे दी है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई भी एक रिपीट हो तो आपको ईजिली हो जाए लिखना। फिर 6 है हमारे पास class distinct is a method of classifying organism based on their evolutionary history and relationship। जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रहा है, जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करें, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा था, हिस्ट्री में वो कैसे कैसे अभी तक इवॉल्व होते हुए आया है, उस मेथड को बोलेंगे क्लास डिस्ट्रिक्ट मेथड। 7th है हमारे पास म्यूटिलिज्म क्या है, उसको डिफाइन कीजिए। म्यूटिलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच एंड अदर। म्यूटिलिज्म एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। जैसे कि लाइकेंस और उसका एक होता है मायोजोम, शायद उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, वो आप देख लीजिएगा उसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने इसमें डाला नहीं है। 8th है इको टाइप। अभी हमने इको टोन पढ़ा था, अब एक इको टाइप है, उसका डेफिनेशन। इको टाइप इज़ अ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट और एनवायरनमेंट। इको टाइप क्या है? इको टाइप एक जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है जो किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट और एनवायरनमेंट में अडेप्टेड हुई है। इको टाइप क्या हो गया? किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में और एनवायरनमेंट में जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन का अडेप्टेशन, उसी को इको टाइप बोलते हैं। ठीक है, 8th भी कंप्लीट हुआ। मतलब हमें 8th दे रखे थे, 8 दे रखे थे, 8 में से आपको 3 छोड़ने थे बस और 5 की डेफिनेशन लिखनी थी, बट मैंने आपको 8 समझा दिया। अगर कोई भी एक रिपीट होगा तो आप इजीली लिख सकेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीटेड देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको 3 टर्म्स दी गई होंगी, 3 टर्म्स के बीच में आपको 2 के ही मतलब 2 टर्म्स दी गई होंगी, उनके बीच में डिफरेंस लिखना है, बट 3 दिया हुआ होगा जैसे A B C। उनमें से सिर्फ 2 ही आपको लिखना है डिफरेंशिएट। पहला देख लेते हैं, फाउंडेशन स्पीशीज़ एंड की स्टोन स्पीशीज़। फाउंडेशन स्पीशीज़ और की स्टोन स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंस लिखना है। सबसे पहले तो आपको इसमें भी आप ऐसे ही लिखेंगे, एक पार्टीशन बनाएंगे पूरा अपना पेज के बीच में, जो आपकी आंसर शीट होगी एक पार्टीशन बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे आप फाउंडेशन स्पीशीज़, यहाँ लिखेंगे आप की स्टोन स्पीशीज़, इस पार्टीशन में की स्टोन स्पीशीज़। फिर फाउंडेशन स्पीशीज़ का एक डिफरेंस, की स्टोन स्पीशीज़ का एक डिफरेंस, और ऐसे ही आगे सेकेंड डिफरेंस। इससे आपको ईजिली मार्क्स मिलेंगे। पहले आप हेडिंग डालेंगे, द डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन स्पीशीज़ एंड की स्टोन स्पीशीज़। हेडिंग डालने के बाद आप आंसर स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन स्पीशीज़ आर द one that create and maintain the ecosystem by providing habitat and resources for other species। फाउंडेशन स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो इकोसिस्टम को क्रिएट करती हैं और मेंटेन करती हैं। कैसे क्रिएट करेंगी, वो कैसे मेंटेन करेंगी? वो प्रोवाइड करेंगी कुछ रिसोर्सेज और हैबिटेट को कुछ अदर स्पीसीज़ के लिए। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक स्पीशीज़ है जो एक जगह पे रह रही है, वो दूसरी स्पीशीज़ को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगी जिसकी उनको ज़रूरत होगी, तो वही स्पीशीज़ फाउंडेशन स्पीशीज़ कहलाएंगी। इनका काम क्या है? ये क्रिएट कर रही हैं और मेंटेन कर रही हैं इकोसिस्टम को। सबसे पहला काम इनका ये हो गया। They are usually dominant in their ecosystem and plays a crucial role in maintaining the balance। ये डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि ये अपनी ही कोई वस्तु या कोई भी चीज़ किसी और स्पीशीज़ को प्रोवाइड करा रही है ताकि वो भी जीवित रह सकें उस इकोसिस्टम में। इसलिए ये डोमिनेंट होंगी, ये अपना प्रभाव ज़्यादा डालेंगी किसी भी चीज़ पे, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन कर रही हैं इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स आर दी फाउंडेशन स्पीशीज़ फॉर मैनी मराइन इकोसिस्टम। जो एक एग्जांपल है हमारे पास, कोरल स्पीशीज़ होती है एक, जिनको फाउंडेशन स्पीशीज़ के अंदर गिना जाता है क्योंकि ये मराइन इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी मराइन स्पीशीज़। इनको क्यों फाउंडेशन स्पीशीज़ के अंदर रखा जा रहा है? क्यों? क्योंकि जो कोरल रीफ्स हैं वो कुछ मराइन स्पीशीज़ को फूड, शेल्टर और ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए इनको फाउंडेशन स्पीशीज़ के अंदर काउंट किया जाता है।
On the other hand, keystone species have a disproportionate impact on their ecosystem. जो कीस्टोन स्पीशीज़ है उसका बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होगा कि इकोसिस्टम पे, जो कि बिल्कुल फाउंडेशन स्पीशीज़ से अलग होगा. कैसे? दे मे नॉट बी एज अबेंडेंट एज फाउंडेशन स्पीशीज़ बट दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग एंड बैलेंस देयर इकोसिस्टम. ये इतना अबेंडेंट रोल प्ले नहीं करती हैं जितना फाउंडेशन स्पीशीज़ करती हैं, बट फिर भी एक वाइटल रोल प्ले करती हैं ये इकोसिस्टम को मेंटेन और बैलेंस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, sea otter are the considered as keystone species because they feed on sea urchins. जो सी ऑटर है, जो मराइन के अंदर आता है सी ऑटर, उसको कीस्टोन स्पीशीज़ के अंदर काउंट करते हैं. क्यों? क्योंकि ये सी ऑर्चिन के ऊपर फीड करता है, मतलब ये सी ऑर्चिन को खाता है. अब इसमें कैसे कैसे आप कीस्टोन स्पीशीज़ को समझ सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ. विच इन टर्न फीड ऑन कैल्प. क्या है इसमें? जो सी ऑटर है वो सी ऑर्चिन को खा रहा है, सी ऑर्चिन पे जी रहा है. सी ऑर्चिन फिर आगे जाके कैल्प को खा रहा है, सी ऑर्चिन कैल्प को खा रहा है. तो इसी तरीके से ये मेंटेन कर रहे हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम को. विदाउट सी ऑटर द पॉपुलेशन ऑफ सी ऑर्चिन वुड बी इंक्रीज. क्योंकि सी ऑटर सी ऑर्चिन को खा रहा है, अगर सी ऑटर्स सी ऑर्चिन को नहीं खाएंगे तो सी ऑर्चिन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लीडिंग टू डिक्रीज इन कैल्प फॉरेस्ट. इसी के साथ कैल्प फॉरेस्ट की पॉपुलेशन घट जाएगी क्योंकि सी ऑर्चिन ही नहीं बचेंगे, मतलब बढ़ जाएंगे. एंड अफेक्टिंग द एंटायर इकोसिस्टम. इसी तरीके से ये एक दूसरे को खाते हैं और मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम को. अगर ये मेंटेन ना करें तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारा इफेक्ट हो जाएगा. फाउंडेशन स्पीशीज़ आर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. जो फाउंडेशन स्पीशीज़ हैं वो मेंटेन कर रही हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को, वाइल कीस्टोन स्पीशीज़ आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग इट्स फंक्शन. बट जो कीस्टोन स्पीशीज़ हैं वो इतने क्रिटिकल है कि अपने फंक्शन ही मेंटेन कर लें. बोथ these type of species are important for maintaining biodiversity and ensuring that survival of other species इन दी इकोसिस्टम. ये दोनों की दोनों स्पीशीज़ एक अच्छा काम क्या कर रही हैं कि ये मेंटेन कर रही हैं इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को और इंश्योर कर रही हैं कि अदर जो स्पीशीज़ हैं वो भी इकोसिस्टम के अंदर सर्वाइव हो पाए. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ. सेकंड है फूड वेब एंड फूड चेन. ऐसे ही आप पार्टीशन बनाएंगे, एक डिफरेंस दूसरा डिफरेंस. तो फूड वेब और फूड चेन के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है. द डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन, हेडिंग डालेंगे. फर्स्ट ऑफ लेट्स डिफाइन व्हाट दे आर. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ये फूड चेन और फूड वेब होती क्या है. फूड चेन अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच ऑर्गेनिज्म ईटन बाय द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ सीक्वेंस. फूड चेन क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है सीक्वेंस के तौर पे. मतलब ये हो गई हमारी एक फूड चेन, लीनियर सीक्वेंस है. इसमें पीछे वाला एक ऑर्गेनिज्म आगे वाले को खा लेगा, फिर वो पीछे वाला एक और आगे वाले को खा लेगा, तो उसी को फूड चेन बोलते हैं. और ये कैसे कैसे लाया करते हैं वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी. अ सिंपल फूड चेन कुड बी ग्रास बीइंग ईटन बाय रैबिट विच इज़ देन ईटन बाय फॉक्स. कैसे हो गया ये फूड चेन? ये ग्रास है हमारी, ग्रास ईटन बाय रैबिट, तो ग्रास को रैबिट खा रहा है, ये हमारा रैबिट हो गया. ये रैबिट है हमारा, रैबिट ग्रास को खा लेगा. फिर रैबिट को कौन खा लेगा? फॉक्स खा लेगा, फॉक्स रैबिट को खा लेगा. तो इसी तरीके से एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा कर आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे ही इसको फूड चेन बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड फूड वेब इज़ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन. जो फूड वेब है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड रहती हैं. तो फूड चेन एक सीक्वेंस हो गई जिसमें पिछला मतलब आगे वाला ऑर्गेनिज्म मतलब पीछे वाला ऑर्गेनिज्म आगे वाले ऑर्गेनिज्म को खाकर इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखेगा. जबकि फूड वेब क्या है? ये डिफरेंट टाइप की फूड चेन को आपस में कनेक्ट करके चलता है, इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी फूड चेन, उसको फूड वेब बोलते हैं. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम एंड हाउ दे रिले ऑन ईच एंड अदर फॉर सर्वाइवल. इसमें क्या शो होता है कि ये रिलेशनशिप को शो करता है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के अंदर एक दूसरे के ऊपर रिले हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं कि वो कैसे सर्वाइव कर पाएँ.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की डिफरेंसेस बिटवीन द टू। अभी हमने उनका डिफाइन किया, डेफिनेशन लिखी, अब इन दोनों के बीच में क्या की डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्टली, अ फूड चेन इज़ मच सिंपलर देन द फूड वेब। फूड चेन जो होती है वो सिंपलर होती है, बट फूड वेब कॉम्प्लेक्स होती है। इट ओनली शोज वन पॉसिबल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो विद इन एन इकोसिस्टम। जो फूड चेन होती है वो एक एनर्जी फ्लो का पाथवे दिखाती है हमें इकोसिस्टम के अंदर, जबकि फूड वेब ऑन द अदर हैंड शोज मल्टीपल पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो एंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अनदर। जो फूड वेब है वो ज़्यादा पाथ एनर्जी फ्लो का दिखाता है और कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से वो दिखाता है, क्योंकि ये बहुत सारी फूड चेन्स को ही मिला के बना होता है। Secondly, a food chain only includes one producer and one consumer at each level. एक लेवल के अंदर सिर्फ एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर ही मिलेगा हमें फूड चेन के अंदर। In contrast, a food web includes multiple producers and multiple consumers at each level, making it a more realistic representation of an ecosystem. जो फूड वेब है, फूड वेब कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए एक लेवल पर मल्टीपल प्रोड्यूसर्स और मल्टीपल कंज्यूमर मिल सकते हैं हमें, और इसको ज़्यादा रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर। Lastly, a food chain is usually shorter than a food web because it only shows one possible path energy flow. जो फूड चेन है वो शॉर्ट है, उसका पाथवे शॉर्ट है फूड वेब के मुकाबले में, क्योंकि ये एक ही एनर्जी फ्लो को शो करता है। In contrast, a food web can be much longer and more complex because it shows multiple pathway of energy flow and how different organisms are interconnected. जो फूड वेब है वो ज़्यादा लॉन्ग होगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के मल्टीपल पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो को शो करता है। ये कंप्लीट हुआ। इसमें आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, उसमें मतलब डिफ्रेंशिएट में सिर्फ 2 ही लिखने थे, ये तीसरा आ गया, ये आप छोड़ सकते हैं, बट ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। शायद आपको पहले के 2 ना आते हो, आप ये थर्ड कर सकते हैं फिर। थर्ड में क्या है, एपोमॉर्फिक एंड प्लेसियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। एपोमॉर्फिक और प्लेसियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस लिखना है कि कैसे कैसे ये टाइप के कैरेक्टर्स हैं। Apomorphic characters are traits that are unique to a particular group of plant or a single species. Apomorphic characters डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स हैं और यूनिक पर्टिकुलर कैरेक्टर हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लांट और स्पीशीज़ के लिए होते हैं। These traits have evolved over time and are not shared by other related group. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि टाइम से इवॉल्व होते आए हैं अभी तक, और वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स किसी और दूसरे ग्रुप के साथ शेयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ज़्यादा समझ पाएंगे ये कैसे कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स इन एंजियोस्पर्म्स इन एन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म के ऊपर फ्लावर्स हमें पाए जाते हैं, वो एक एपोमॉर्फिक कैरेक्टर है, क्योंकि वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही पाए जाएंगे वो टाइप के फ्लावर्स, और किसी स्पीशीज़ के अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो वो एक एपोमॉर्फिक कैरेक्टर हो गया कि वो कैरेक्टर को किसी और स्पीशीज़ के साथ शेयर नहीं कर रहा है। On the other hand, pelsiomorphic characters are traits that are shared by a group of plant or species and have been inherited from their common ancestor. ये जो पेल्सियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ प्लांट और स्पीशीज़ के साथ अपने कैरेक्टर्स को शेयर कर लेते हैं, या फिर जो भी उनके कॉमन एंसेस्टर होंगे वो अभी तक उनको शेयर करते आ रहे होंगे, इसीलिए सब में सिमिलैरिटी ज़्यादा दिखेगी। These traits are not unique to a particular group and can found in other related group as well as, कि ये जो उनके ट्रेड्स होते हैं वो कोई यूनिक ट्रेड्स नहीं होते हैं, कोई यूनिक बात नहीं है उन प्लांट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके रिलेटेड जो भी स्पीशीज़ होंगे उनके अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक शो होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ लीव्स इन अ प्लांट इज अ पेल्सियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। जो लीव का प्रेजेंस है वो एक पेल्सियोमॉर्फिक कैरेक्टर हो गया, क्योंकि हर टाइप के प्लांट के अंदर लीव्स मिलेंगी, आपको लीव्स मिलेंगी, बट हर टाइप के प्लांट के अंदर आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। तो फ्लावर्स का मिलना एक कौन सा हो गया, सॉरी एक मिनट, कौन सा था, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर।
एपोमॉर्फिक कैरेक्टर हो गया था जो फ्लावर्स का मिलना। बट अगर सभी प्लांट के अंदर हमें, कहाँ गया, कहाँ पढ़ रहे थे हम, जो लीव्स का मिलना है सभी प्लांट के ऊपर, वो एक पेल्सियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, क्योंकि वो सभी एंसेस्टर के साथ शेयर कर रहा है, सारी स्पीशीज़ के साथ शेयर कर रहा है, तो उसको पेल्सियोमॉर्फिक कैरेक्टर बोलेंगे। और जो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी ही स्पीशीज़ के साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म, उनके अंदर फ्लावर्स मिलते हैं, वो एक दूसरा कैरेक्टर हो गया। It is important to differentiate between these two type of characters because they can help us to understand the evolutionary relationship between different plant group. Different plant group को evolutionary relationship समझने के लिए ये हमें help करते हैं, इसलिए इनका difference पढ़ना ज़रूरी है। By analyzing apomorphic and pelsiomorphic character, we can be determine which group are more closely related to each another and how they have evolved over time. जब हम एपोमॉर्फिक और पेल्सियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो क्या समझ आता है हमको कि कैसे डिफरेंट टाइप के ग्रुप के प्लांट्स एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं या कैसे वो इवॉल्व हुए हैं अभी तक टाइम से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ है। आइसोटोप एंड होलोटोप, इसमें आपको दो ही लिखने थे ना, पर ये फोर्थ भी आ गया। आइसोटोप और होलोटोप के बीच में डिफरेंस लिखना है। एन आइसोटोप इज़ अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ एन ओरिजिनल टाइप ऑफ स्पेसिमेन। जो ओरिजिनल टाइप का स्पेसिमेन होगा उसका डुप्लीकेट अगर स्पेसिमेन बना रहे हैं तो उसको आइसोटोप बोलेंगे। विच इज़ यूज टू वेरीफाई एंड द आइडेंटिफाई ऑफ स्पीशीज़। ये यूज़ किया जाता है कि आइडेंटिफाई और वेरीफाई कर सकें स्पीशीज़ को। इट इज़ असेंशियल a backup copy that kept in the different herbarium और म्यूजियम। ये एक असेंशियल बैकअप कॉपी बनाई जाती है जिसको आइसोटोप बोलते हैं, ताकि ये डिफरेंट हर्बेरियम और म्यूजियम में उसको रख सकें। ऑन द अदर हैंड, होलोटोप इज़ द ओरिजिनल स्पेसिमेन दैट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड नेम अ न्यू स्पीशीज़। जो होलोटोप होता है वो एक ओरिजिनल स्पेसिमेन होता है जो कि यूज़ करते हैं उसको नए स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए और नई स्पीशीज़ को नाम देने के लिए। इट्स कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ स्पेसिमेन because it serves as the reference point for all future identification of the species। ये जो होलोटाइप है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन के लिए कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये एक सर्व करते हैं इसको ताकि उनको फ्यूचर में किसी भी टाइप के स्पीशीज़ को देख के आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो सके, रेफरेंस दे सकें वो ओरिजिनल टाइप को दिखा के। द की डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटाइप एंड होलोटाइप। होलोटाइप और आइसोटाइप के बीच के की डिफरेंसेस क्या क्या हैं? आइसोटाइप आर यूजुअली collected at the same time and places as original type of specimen। जब ओरिजिनल टाइप का स्पेसिमेन बनेगा उसी स्पेसिमेन के टाइम पर ही वो सेम आइसोटाइप कलेक्ट किया जाएगा और सेम प्लेस पर कलेक्ट किया जाएगा, मतलब उसका डुप्लीकेट सेम टाइम पर ही बनाया जाएगा ओरिजिनल को देखकर। उसी एक मेन डिफरेंस ये है। डिफरेंस इसका क्या है? वेयर एज होलोटाइप आर टिपिकली कलेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल और लोकेशन। होलोटाइप क्या है? सिंगल इंडिविजुअल और लोकेशन से ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल टाइप ही है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। आइसोटाइप आर ऑल्सो मोर कॉमन देन होलोटाइप बिकॉज दे आर ऑफन क्रिएटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसिमेन टू अदर इंस्ट्रक्शन और रिसर्चर्स। जो आइसोटाइप है वो ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वो किसी एक होलोटाइप का देखकर डुप्लीकेट बनाया गया है, और उनको कॉमन इसलिए गिना जाता है क्योंकि क्रिएट करते हैं उसको और ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सकें दूसरे टाइप के इंस्ट्रक्शन और रिसर्चर्स को स्पेसिमेन को। होलोटाइप एक ओरिजिनल होता है तो वो कॉमन होगा, ऑब्वियसली कॉमन ही होगा क्योंकि वो ज़्यादा टाइप के नहीं मिलते होंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट आइसोटाइप कैन बी रिप्लेस्ड इफ़ दे बिकम लॉस्ट और डैमेज। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आइसोटाइप एक डुप्लीकेट स्पेसिमेन है तो वो कभी भी खो जाए या डैमेज हो जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, दोबारा सेम टाइप का बना लेंगे स्पेसिमेन को। बट जो होलोटाइप है कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। होलोटाइप एक ओरिजिनल स्पीशीज़ है, ओरिजिनल स्पेसिमेन है, तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हम। उसको रिप्लेस करेंगे तो वो एक आइसोटाइप ही कहलाएगा।
holotype नहीं कहलाएगा. This means that if a holotype is lost or destroyed, it can have serious implications for the scientific community because it's no longer possible to verify the identity ऑफ द स्पीशीज़. अगर कोई होलोटाइप स्पेसिमेन हमारा खो जाए या डैमेज हो जाए तो वो एक सीरियस इम्प्लीकेशंस पैदा करेगा साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वो दोबारा से सेम स्पीशीज़ को हम वेरीफाई और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी को देख के वेरीफाई करते थे. तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा. क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वरना आपको लगेगा मैं एक तो इतना धीरे बोल रही थी आज की वीडियो में और आपको लगेगा बहुत लेंदी हो गई है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कौन से कोड की वीडियोस चाहिए आप लोग बता दीजिएगा. बाकी ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.